हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। मैं मुकेश। आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा सॉइल मैकेनिक्स का अगला चैप्टर इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस यानी प्रभावी प्रतिबल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने आज के चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा है स्ट्रेसेस इन सबसॉइल, कि हमारी जो सब सॉइल है या हिंदी में बोलते हैं अधोभूमि है, उसमें कौन कौन सी स्ट्रेसेस आ सकती हैं। आप सपोज करिए कि क्या था, ये आपका क्या था, ये आपका ग्राउंड था। क्या था ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है। यहाँ से नीचे, यहाँ पे आपने क्या किया, एक नींव बनाई। आपने एक नींव बनाई और उस नींव को क्या किया, यहाँ तक उसका फाउंडेशन लेके गए। यहाँ तक उसका आप क्या लेके गए, फाउंडेशन लेके गए। ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉइल होगी, यहाँ पे क्या होगी, जो सॉइल होगी, इस पे क्या आ रहा होगा, इस पे सारे नींव और स्ट्रक्चर का लोड आ रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही होगी, स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होंगी। क्या यहाँ पे डेवलप हो रही होंगी, स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होंगी। तो ये जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होंगी, ये आपकी दो तरीके से हो सकती हैं। एक तो आपका क्या, सेल्फ वेट ऑफ सॉइल, जो सॉइल का सेल्फ वेट है, यानी उसका जो स्वतः भार है, उसकी वजह से कुछ स्ट्रेसेस आ रही होंगी। और कुछ स्ट्रेसेस आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसके वेट की वजह से आ रही होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन कौन सी स्ट्रेसेस यहाँ पे आ रही होंगी। पहले तो देखिए कि यहाँ पे जो स्ट्रेसेस हैं वो क्या होंगी। स्ट्रेसेस स्ट्रेसेस इट इज कॉज्ड बाय, इट इज कॉज्ड बाय, यानी स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय किसकी वजह से होगी। तो पहला आपका किसकी वजह से हो सकती है, सेल्फ वेट की वजह से हो सकती है, सेल्फ वेट की वजह से हो सकती है। ठीक है। दूसरी किसकी वजह से हो सकती है, वेट ऑफ द स्ट्रक्चर की वजह से, वेट ऑफ द स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है। ये आपकी क्या हो सकती हैं, ये आपकी स्ट्रेसेस डेवलप करने के कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, स्ट्रेसेस डेवलप करने के कारण हो सकते हैं। ठीक। तो अब इन सब कारणों की वजह से जो स्ट्रेस आती है वह आपकी तीन तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है, तीन तरीके की होती है। देख लेते हैं कौन कौन से तरीके। तो इन कारणों की वजह से जो स्ट्रेसेस आती है वो आपकी तीन तरीके की होती है। पहला देखिए, पहला आपकी होती है इफेक्टिव स्ट्रेस। क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, प्रभावी प्रतिबल। क्या इसको बोलेंगे, प्रभावी प्रतिबल, इसको आप बोलेंगे प्रभावी प्रतिबल। दूसरी आपकी जो स्ट्रेस होगी वो होगी आपकी कोर प्रेशर या फिर न्यूट्रल स्ट्रेस। क्या होगी, न्यूट्रल स्ट्रेस, या फिर इसको क्या बोलेंगे, कोर प्रेशर, कोर प्रेशर। हिंदी में बोलेंगे इसको रंध्र दाब, रंध्र दाब। अभी डिटेल में बताएंगे कि ये क्या होती है। तीसरी तरीके की जो आपकी स्ट्रेस होगी वो होगी टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस यानी संपूर्ण प्रतिबल। क्या, संपूर्ण प्रतिबल, संपूर्ण प्रतिबल। ये आपका तीसरा क्या हो गया, संपूर्ण प्रतिबल, यानी सेल्फ वेट और वेट ऑफ द स्ट्रक्चर की वजह से जो हमारी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होंगी वो स्ट्रेसेस आपकी तीन तरीके की होगी। पहली आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस होगी, दूसरी आपकी न्यूट्रल स्ट्रेस होगी, और तीसरी आपकी जो होगी वो टोटल स्ट्रेस होगी। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं तीनों की, एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं आज अपने इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में। सबसे पहले कौन सी स्ट्रेस के बारे में, इफेक्टिव इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है। तो सबसे पहले जो इफेक्टिव स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट था वो दिया था डॉक्टर, किसने, बाय डॉक्टर कार्ल टरजागी, बाय डॉक्टर कार्ल टरजागी। कार्ल टरजागी ने सबसे पहले बताया इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में। क्या बताया, इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में। उन्होंने कहा कि जो भी हमारी सॉइल है, क्या है, सॉइल है, उस पे जब भी हमारा वेट ट्रांसफर होगा तो जो सॉइल के कण हैं उनके बीच में, जो सॉइल के क्या हैं, कण हैं, उनके बीच में आपस में क्या डेवलप होगी, स्ट्रेस डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी, स्ट्रेस डेवलप होगी। और वही स्ट्रेस आपकी क्या कहलाएगी, इफेक्टिव स्ट्रेस कहलाएगी। ठीक है। यानी जो भी आपके मृदा कण हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो भी आपके मृदा कण हैं, यानी मृदा कणों के परस्पर, मृदा कणों के परस्पर
संपर्क के परस्पर संपर्क संपर्क स्थानों के माध्यम से संपर्क स्थानों के माध्यम से संपर्क स्थानों के माध्यम से माध्यम से स्थानांतरित होने वाला दाब स्थानांतरित होने वाला दाब स्थानांतरित होने वाला दाब या इसी को क्या बोलेंगे, प्रभावी दाब। दाब यानी प्रेशर, या इसी को क्या बोल सकते हैं हम, इसी को बोल सकते हैं प्रभावी दाब। क्या, प्रभावी दाब, इफेक्टिव प्रेशर, प्रभावी दाब या फिर इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, प्रभावी दाब या फिर इफेक्टिव प्रेशर। और उससे उत्पन्न होने वाले प्रतिबल, यानी इस प्रेशर के थ्रू जो भी आपकी स्ट्रेसेस यानी प्रतिबल डेवलप होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस कहलाएंगे। यानी प्रभावी दाब से उत्पन्न होने वाले 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 प्रतिबल इफेक्टिव स्ट्रेस या फिर प्रभावी प्रतिबल कहलाते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस कहलाते हैं। ठीक है, इसे सिग्मा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, सिग्मा डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा डैश से प्रदर्शित करते हैं। और आपका जो सिग्मा डैश हो जाता है वो हो जाता है सिग्मा माइनस यू। सिग्मा डैश इक्वल टू हो जाता है सिग्मा माइनस यू, जहां सिग्मा आपका क्या है, सिग्मा आपका टोटल स्ट्रेस है और यू आपका पोर वाटर प्रेशर है, या फिर पोर वाटर प्रेशर, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं कि न्यूट्रल स्ट्रेस है। ठीक है, जहां सिग्मा डैश क्या है, ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस। यानी इसको सबसे पहले बताया डॉक्टर कार्ल रजागी ने। उन्होंने बताया कि मृदा कणों के परस्पर संपर्क स्थानों के माध्यम से स्थानांतरित होने वाले दाब, प्रेशर या फिर प्रभावी दाब से उत्पन्न होने वाले प्रतिबल या फिर स्ट्रेसेस क्या कहलाते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेसेस कहलाते हैं। या इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ प्रेशर। क्या है, इट इज द प्रेशर इट इज द प्रेशर इट इज द pressure which is transmitted by which is transmitted by which is transmitted by it is the pressure which is transmitted by layer to layer by layer to layer by layer to layer through soil grains यानी जो आपके सॉइल के ग्रेन्स हैं उनकी मदद से जो लेयर टू लेयर स्ट्रेस ट्रांसफर होगी, जो प्रेशर ट्रांसफर होगा, उस प्रेशर की वजह से जो स्ट्रेस आएगी वही स्ट्रेस आपकी क्या कहलाएगी, इफेक्टिव स्ट्रेस कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दूसरा अपना न्यूट्रल स्ट्रेस के बारे में। किसके बारे में, न्यूट्रल स्ट्रेस के बारे में। तो न्यूट्रल स्ट्रेस इसी को बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर। अब समझ लेते हैं कि न्यूट्रल स्ट्रेस क्यों आएगी। क्या, न्यूट्रल स्ट्रेस क्यों आएगी, तो आपको पता है कि जो भी आपके सॉइल कण होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, रंध्र होते हैं। ठीक है, रंध्र होते हैं, यानी उन पोर्स में क्या होता है, उन पोर्स में आपका खाली स्पेस होता है और उस खाली स्पेस में आपकी दो चीजें रह सकती हैं, एक तो एयर रह सकती है, दूसरा वाटर रह सकता है। तो ये जो स्ट्रेस आएगी तो उन्हीं रंध्रों में जो हमारा वाटर अवेलेबल होगा, क्या अवेलेबल होगा, वाटर अवेलेबल होगा, उस वाटर की वजह से जो स्ट्रेसेस आएंगी या उस वाटर के वेट की वजह से, एग्जैक्टली बोले तो उस वाटर के वेट की वजह से, कौन सा वाटर, जो कि वॉइड्स के अंदर अवेलेबल है, उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो स्ट्रेसेस आपकी क्या कहलाएंगी, न्यूट्रल स्ट्रेसेस कहलाएंगी। ठीक है, समझ में आया। ओके, आगे चलते देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। क्या, इट इज द प्रेशर, क्या, इट इज द प्रेशर it is the pressure
ऑफ वाटर, प्रेशर ऑफ वाटर, किसका प्रेशर है ये आपका वाटर का प्रेशर है, यानी इट इज द प्रेशर ऑफ वाटर, इट इज द प्रेशर ऑफ वाटर फिलिंग द वॉइड सेफ बिटवीन वाटर, कौन सा वाटर जो कि फिल कर रहा है किसको, फिलिंग द voids, filling the voids, filling the voids space between void space between solid particles, between solid particles, यानी यह कौन सा प्रेशर है, यह वह प्रेशर है जो कि आपका जो वाटर सॉलिड के बीच में जो खाली स्पेस है उसको फिल कर रहा है, उसकी वजह से आ रहा है, वह प्रेशर आपका क्या कहलाएगा, न्यूट्रल स्ट्रेस या फिर पोर वाटर प्रेशर कहलाएगा। हिंदी में क्या लिखेंगे कि जल रंध्रों से स्थानांतरित से स्थानांतरित स्थानांतरित जल रंध्रों के द्वारा स्थानांतरित होने वाला दाब, होने वाला दाब, होने वाला दाब, होने वाला दाब निष्क्रिय दाब, होने वाला निष्क्रिय दाब, होने वाला निष्क्रिय दाब तथा उससे उत्पन्न दाब तथा उससे उत्पन्न उससे उत्पन्न उससे उत्पन्न प्रतिबल निष्क्रिय प्रतिबल कहलाते हैं, उससे उत्पन्न प्रतिबल निष्क्रिय प्रतिबल या फिर न्यूट्रल स्ट्रेस कहलाते हैं, निष्क्रिय प्रतिबल, निष्क्रिय प्रतिबल कहलाते हैं, कहलाते हैं, ठीक है, निष्क्रिय प्रतिबल कहलाते हैं। ये आपका क्या हो गया, न्यूट्रल स्ट्रेस के बारे में हो गया। क्या आपने किसके बारे में पढ़ लिया, न्यूट्रल स्ट्रेस के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, टोटल स्ट्रेस की, किसकी बात करेंगे, टोटल स्ट्रेस की। आपने अभी दो चीजों के बारे में पढ़ा, पहला पढ़ा आपने इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में और दूसरा आपने किसके बारे में पढ़ा, न्यूट्रल स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। तो आपकी जो टोटल स्ट्रेस होगी क्या होगी, टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस क्या होगी, तो जो टोटल स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, आपका जो सॉलिड पार्टिकल्स यानी सॉलिड कण की वजह से जो ठोस कणों की वजह से जो स्ट्रेस आ रही है वो प्लस जो आपकी वाटर की वजह से आ रही है, तो यानी टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, टोटल स्ट्रेस आपकी हो जाएगी इफेक्टिव स्ट्रेस, क्या हो जाएगी, इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस न्यूट्रल स्ट्रेस, प्लस न्यूट्रल स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस। अब आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस था उसको रिप्रेजेंट आप किससे करते थे, सिग्मा डैश से करते थे, प्लस न्यूट्रल स्ट्रेस को यू से रिप्रेजेंट करते थे, और टोटल स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया टोटल स्ट्रेस, क्या आ गया, टोटल स्ट्रेस, जहां सिग्मा क्या है, टोटल स्ट्रेस है, संपूर्ण प्रतिबल है, टोटल स्ट्रेस है, सिग्मा डैश क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस है, इफेक्टिव स्ट्रेस है, इफेक्टिव स्ट्रेस, और यू क्या है, यू आपका न्यूट्रल स्ट्रेस है, क्या है, न्यूट्रल स्ट्रेस है। समझ में आया, क्या है आपका न्यूट्रल स्ट्रेस है। अब अगर हम बात कर लें कि ये तो हमने पढ़ लिया कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, टोटल स्ट्रेस क्या होती है, और आपका पोर वाटर प्रेशर या फिर न्यूट्रल स्ट्रेस क्या होती है, ठीक है। टोटल स्ट्रेस के बारे में भी पढ़ लिया, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने इसको पढ़ा, ये हम समझ लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ, इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इन इंजीनियरिंग, यानी सिविल इंजीनियरिंग में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है या फिर इसका जरूरत क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में। तो सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि हमें किसके बारे में पता होना होता है, सेटलमेंट ऑफ सॉइल, सेटलमेंट ऑफ सॉइल, यानी जो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सेटलमेंट ऑफ सॉइल के लिए। कैसे, कैसे देखिए, जब भी आपके क्या है उसमें पोर्स हैं, पोर्स है, ठीक है, उनमें क्या है, उनमें पानी भरा हुआ है, उनमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, वाटर फिल है उन पोर्स के अंदर।
तो जब भी आपके पोर्स से वाटर निकलेगा, जब भी आपके पोर्स से वाटर निकलेगा, यानी आपकी जो सॉइल है वो क्या होती चली जाएगी, डेंस होती चली जाएगी। ठीक है, क्या होगी, डेंस होती चली जाएगी, और उसका जो डेंसिटी थी वो बढ़ जाएगी, यानी उसका वर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, वर्ड रेशियो उसका कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, जैसे ही आपकी जो इफेक्टिव स्ट्रेस है सिग्मा डैश है इसकी वैल्यू बढ़ेगी, वैसे ही आपका जो ई है वो कम होता चला जाएगा, यानी जो सॉइल है वो नीचे की तरफ सेट होती चली जाएगी। यानी इसके लिए किसके लिए रिस्पांसिबल हो गई है, यानी जो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस थी वो सेटलमेंट के लिए रिस्पांसिबल हो गई। ठीक है, और यह जो प्रक्रिया होती है जिसमें वाटर आपका सॉइल के पार्टिकल से बाहर निकल जाता है, उस प्रक्रिया को आप बोलते हैं सेटलमेंट। फिर कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन अभी आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, सेटलमेंट ऑफ सॉइल के बारे में जानने के लिए। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा हमारा हो गया कि ये तो आपका पहला क्या हो गया, सेटलमेंट के बारे में। दूसरा अगर आप पता करना चाहें तो दूसरा आप मृदा की अपरूपण सामर्थ्य, मृदा की अपरूपण अपरूपण सामर्थ्य के बारे में पता करने के लिए, यानी शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में पता करने के लिए। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में पता करने के लिए। अब ठीक है, जो स्ट्रेंथ है वो किन किन पॉइंट्स पे हो सकती है, पहला देखते हैं। पहला आपका हो सकता है स्ट्रक्चरल फाउंडेशन पे। कहाँ पे, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन पे, यानी जो भी आप नींव बना रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर की, वहां पे आप शियर स्ट्रेंथ देख सकते हैं। दूसरा कहाँ देख सकते हैं, दूसरा आप देख सकते हैं अर्थ स्लोप पे। कहाँ, अर्थ स्लोप पे, यानी जहां पे भी आपकी सॉइल स्लोपी है वहां क्या होगा कि अगर उस स्लोप की वजह से जो सॉइल है वो क्या करेगी, उनके पार्टिकल्स के बीच में, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रेस डेवलप करेगी। कौन सी, शियर स्ट्रेस डेवलप करेगी। और अगर आपका जो उसने शियर स्ट्रेस डेवलप की वो उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गई, तो वहां पे सॉइल क्या करेगी, स्लाइड कर जाएगी, वहां पे लैंडस्लाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमें इफेक्टिव स्ट्रेस पे ध्यान देना होता है, या उसकी जानकारी के लिए हमें इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़नी पड़ती है। तीसरा अगर हम बात करें तो अगर हमें हाईवे पेवमेंट्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं, हाईवे पेवमेंट्स बनाने हैं, हाईवे पेवमेंट्स बनाने हैं। अब देखिए, जब भी आपने देखा होगा कि जो भी रोड्स होती हैं, क्या होती हैं, रोड्स होती हैं, हाईवे होते हैं, वहां पे आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि जब भी आपका व्हीकल जाता है, अगर वो जो आपकी मेन रोड है उससे नीचे उतर जाता है, तो वहां से रोड क्या हो जाती है, टूट जाती है। क्या हो जाती है, टूट जाती है, यानी वहां की मिट्टी क्या हो जाती है, सेटल हो जाती है, इस वजह से रोड आपकी उखड़ जाती है। ठीक है, तो यही सब ना हो, इसी सबको कंट्रोल करने के लिए हमें किस पे फोकस करना पड़ता है, हमें इफेक्टिव स्ट्रेस पे फोकस करना पड़ता है। यानी ये आपकी क्या हो गई, इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इन इंजीनियरिंग हो गई। ठीक है, इसको आप अगर आपसे 5 नंबर में पूछता है तो इसको क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को आप डिटेल में एक्सप्लेन करके लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आपके डिप्लोमा लेवल के हिसाब से आपको सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी किसकी, यह आपकी बात हो गई इफेक्टिव स्ट्रेस की इंपॉर्टेंस की। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस की इंपॉर्टेंस की। अब आपके इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो बचता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, या फिर प्रभावी प्रतिबल का सिद्धांत। यानी इस प्रिंसिपल क्या है इसका, इफेक्टिव स्ट्रेस का आती कहां से है, यह समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस की, किसकी बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करें तो चलिए आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका क्या था, कोई सॉइल सैंपल था, ये क्या था आपका, कोई सॉइल सैंपल था। ठीक है, ये क्या था आपका, कोई सॉइल सैंपल था। यहाँ पे हमने इसको मान लिया ए जी, ठीक है, इसको यहाँ से मान लिया ए डब्ल्यू, क्या मान लिया, ए डब्ल्यू यहाँ तक। ठीक है, ये डब्ल्यू मान लिया, और ये जो टोटल था इसको हमने मान लिया कि ये है कैपिटल ए। भी बताएंगे कि क्या क्या माना हमने, क्यों माना, ये भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए जी ए डब्ल्यू, और ये हमने सब मान लिया। ठीक,
क्या कि ये कैसा हमने सैंपल कंसीडर किया, ये हमने मान लिया कि कोई एक वेवी प्लेन है। कैसा प्लेन है? वेवी प्लेन है, यानी समतल प्लेन है। या सॉरी समतल नहीं, लहरदार सतह। कैसी है? लहरदार। लहरदार यानी एक वेव की तरह है, लहरदार या फिर वेवी, वेवी प्लेन। ये आपका कोई लहरदार या फिर वेवी प्लेन है। इसमें हमने मान लिया, क्या मान लिया कि ये आपका जो प्लेन है वो क्या है? एक्स एक्स है। क्या है? ये आपका कोई प्लेन है, एक्स एक्स है। ठीक है, और इस एक्स एक्स सतह पर हमने मान लिया कि माना कि एक्स एक्स का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। एक्स एक्स का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए है, ये वाला। ठीक है, हमने मान लिया कि एक्स एक्स का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए है। मृदा कणों, माना कि मृदा कणों, मृदा कणों के संपर्क बिंदुओं का क्षेत्रफल, मृदा कणों के संपर्क बिंदुओं का क्षेत्रफल, संपर्क बिंदुओं का क्षेत्रफल। मान लिया कि यह आपका Ag है। क्या है? Ag है। ठीक है, मृदा कणों के संपर्क बिंदुओं का क्षेत्रफल कितना मान लिया? Ag मान लिया। और हमने मान लिया कि जल रंध्रों का क्षेत्रफल कितना है? जल रंध्रों का, वाटर का, पोर्स का यानी जल रंध्रों का, जल रंध्रों का क्षेत्रफल कितना है? तो जल रंध्रों का जो क्षेत्रफल है वह आपका क्या है? AW है। ऐसा हमने मान लिया। क्या मान लिया? कि जल रंध्रों का क्षेत्रफल AW है। तो यहाँ से जो टोटल क्षेत्रफल आएगा, संपूर्ण एरिया आएगा, टोटल एरिया आएगा, वह क्या आएगा? वह आपका A इक्वल टू आएगा AG प्लस AW। AG प्लस AW, ये आ गया। ठीक है, क्या आ गया? A इक्वल टू आ गया AG प्लस AW। ठीक है, A इक्वल टू क्या आ गया? AG प्लस AW आ गया। AG प्लस AW आ गया। ये आपका क्या आ गया? टोटल एरिया आ गया। आगे देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि जो क्षेत्रफल है उस पर कुल भार कितना है। माना कि जो कुल क्षेत्रफल है, माना कि कुल क्षेत्रफल A पर, ये है ना कुल क्षेत्रफल A पर कुल भार कैपिटल P है। कुल भार क्या है? कैपिटल P है। तो कैपिटल P इक्वल टू क्या हो जाएगा? PG प्लस PW हो जाएगा। कैसे? कि जो आपका Ag क्या था? Ag आपका जो सॉइल पार्टिकल थे उनकी वजह से था। ठीक है, जो आपके क्या थे? सॉइल पार्टिकल के संपर्क बिंदु थे, उनकी वजह से जो प्रेशर आता था वो क्या हो जाएगा? Pg हो जाएगा। जो वाटर की वजह से आ रहा है वो क्या हो जाएगा? PW आ जाएगा। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसे मान लेते हैं हमारी क्या है? समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, यदि क्या हो जाए? यदि जो जल रंध्र है, जो वाटर पोर्स है, जल रंध्र है, उनसे क्या हो जाए? जल रंध्र से उत्पन्न अगर जो दाब है वो क्या हो जाए? वो U हो। क्या है? U हो। अगर जो जल रंध्र है उनसे उत्पन्न जो दाब है वो U हो, तो क्या हो जाएगा? अगर वो U होगा तो आपका जो PW है, क्या है? PW, तो PW इक्वल टू हो जाएगा U इंटू AW। U इंटू AW। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसे क्या मान लिया? इसे मान लिया समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 और 1 की मदद से क्या करें? समीकरण 2 और 1 की मदद से अगर हम लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? P अपॉन A, क्या लिख सकते हैं? P अपॉन A इक्वल टू PG अपॉन A प्लस U इंटू AW अपॉन A। अब ये P अपॉन A क्या है? ये आपका ऊपर क्या था? भार था, यानी लोड था। नीचे क्या हो गया? एरिया। लोड अपॉन एरिया क्या होता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस को किससे लिखते हैं? सिग्मा से। ये आपका क्या हो गया? सिग्मा हो गया। इक्वल टू
इक्वल टू पीजी अपॉन ए। पीजी अपॉन ए ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सिग्मा डैश, क्या हो गया सिग्मा डैश प्लस, अब ये डब्ल्यू एरिया ड्यू टू क्या था वाटर फोर्स, और ये अब ये मान लेते हैं कि ये बहुत कम था, तो ये क्या हो जाएगा, ये लगभग कट जाएंगे, दोनों क्या हो गए कट गए, तो क्या बचा सिग्मा डैश प्लस यू, क्या बचा सिग्मा डैश प्लस यू, सिग्मा इक्वल टू हो गया सिग्मा डैश प्लस यू, और यहां से अगर आप निकालना चाहें कि सिग्मा डैश क्या होगा तो क्या हो जाएगा सिग्मा माइनस यू, यही आपका क्या था, यही आपका इफेक्टिव स्ट्रेस था, ये क्या था आपका, यही आपका था इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। अब अगर प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस से आपसे कोई पूछे कि आप इसकी मदद से क्या बता सकते हैं, आप इसकी मदद से क्या बता सकते हैं, तो आप इसकी मदद से क्या बता सकते हैं, आप इसकी मदद से बताएंगे कि जो आपका प्रभावी प्रतिबल का सिद्धांत है, इसके अनुसार अगर सैचुरेटेड सॉइल है, क्या है सैचुरेटेड सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल है, तो अगर आपकी सैचुरेटेड सॉइल है तो जो आपका टोटल स्ट्रेस है, क्या है टोटल स्ट्रेस है, टोटल स्ट्रेस से न्यूट्रल स्ट्रेस हटाकर, न्यूट्रल स्ट्रेस हटाकर या फिर माइनस कर घटाकर, ठीक है न्यूट्रल स्ट्रेस घटाकर क्या प्राप्त किया जा सकता है, घटाकर इफेक्टिव स्ट्रेस प्राप्त किया जा सकता है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है इफेक्टिव स्ट्रेस प्राप्त किया जाता है। दूसरा इससे आप क्या बता सकते हैं, दूसरा आप बता सकते हैं कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल करने के लिए क्या, दो चीजें, स्ट्रेंथ और डिफॉर्मेशन, स्ट्रेंथ और डिफॉर्मेशन, यानी जो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेंथ एंड डिफॉर्मेशन, ठीक है समझ में आया, तो ये हमारा क्या पढ़ लिया हमने, ये हमने पढ़ लिया इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में। अब इफेक्टिव स्ट्रेस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है तो न्यूमेरिकल समझते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस पे बेस्ड क्या होगा, ठीक है क्या समझेंगे, न्यूमेरिकल ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस, और इसी न्यूमेरिकल के साथ जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है आपका क्या दिया गया है, ये आपका न्यूमेरिकल दिया गया है। इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि एक संतृप्त मृत्तिका यानी क्ले है जो कि 6 मीटर मोटी है चित्रानुसार, ये आपका दिया गया है चित्र, और इसके अनुसार बताया गया कि ये क्ले लेयर है, यानी ये वाली कौन सी लेयर है, ये आपकी क्ले लेयर है, और ये कितनी मोटी है, ये 6 मीटर मोटी है, 3.8 मीटर परत से ढकी है ओवरलैन है, किससे बालू से, ये जो बालू है इसके ऊपर ये कितनी है, ये सैंड जो है ये 3.8 मीटर है, भूमि तल से 3.2 मीटर नीचे भौमजल की स्थित है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, इससे कह रहा है 3.2 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 3.2 हो गया, और यहाँ पे क्या है आपका ग्राउंड वाटर टेबल है, कह रहा है कि मृतिका एवं बालू क्ले और सैंड की जो संतृप्त इकाई का भार है, मतलब जो उसका यूनिट वेट है वो 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो बताइए कि जो भौमजल के ऊपर बालू का घनत्व है वो 16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यानी पर मीटर क्यूब है, यानी जो सैंड है उसके ऊपर जो बालू का डेंसिटी है वो है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो बता रहा है कि मृतिका के ऊपरी और मध्य परत का ऊर्ध्वाधर दाब और कुल दाब की गणना करो, जबकि जल का इकाई भार 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, यानी कह रहा है कि बताइए इफेक्टिव स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस क्या होगी अगर जो आपका गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10 किलो न्यूटन है। सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या है, दिया क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। अब गिवन में क्या क्या है कि हमको पहले दिया है गामा, गामा की वैल्यू दी गई है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, दूसरा हमको गामा डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है, गामा डब्ल्यू कितना दिया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है गामा की वैल्यू है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और गामा डब्ल्यू की वैल्यू दी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ से तो गामा सैचुरेटेड जो दिया गया है सैंड के लिए, गामा सैचुरेटेड यानी जब क्या कह रहे हैं गामा सैचुरेटेड सैंड के लिए संतृप्त इकाई सैचुरेटेड वेट है, सैचुरेटेड वेट जो दिया है वो है 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 19
किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और जो गामा सैचुरेटेड क्ले के लिए दिया गया है, किसके लिए? क्ले के लिए। जो क्ले के लिए गामा सैचुरेटेड की वैल्यू है वो है 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आप क्वेश्चन ऊपर बढ़ा देते हैं और सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं और सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन अगर हम देखें तो यहाँ से पाएंगे, सबसे पहले हम क्या निकालें, जो सैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड डेप्थ ऑफ सैंड। सबसे पहले हम सैचुरेटेड डेप्थ ऑफ सैंड निकालें, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, टोटल है 3.8 और जो वाटर टेबल है वो 3.2 पे है, यानी जो डेप्थ आएगी वो आ जाएगी 0.6 मीटर। कितनी आ गई? 0.6 मीटर आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 0.6 मीटर। ये आपका आ गया सैचुरेटेड डेप्थ ऑफ सैंड। ठीक है, तो ये आ गई आपकी सैचुरेटेड डेप्थ ऑफ सैंड। अब जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि जो भौम जल है वहां से यानी वाटर टेबल है उसके ऊपर जो सैंड की गहराई वो कितनी है, 3.2 मीटर है। तो अगर यहाँ से हम क्या, हम जानते हैं, हमें दो फार्मूले बताए हैं कि जो सिग्मा डैश होता है वो क्या होता है, सिग्मा माइनस यू। सिग्मा डैश इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा माइनस यू। और यू अगर यहाँ से हम निकालना चाहें यू, तो हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू। ठीक है, तो अगर गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू है तो सबसे पहले हम किसके लिए निकालें, अगर हम क्ले के लिए निकालें, किसके लिए, क्ले के लिए, फॉर क्ले, क्ले फॉर क्ले। अगर यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू निकालना चाहें क्ले के लिए तो क्या हो जाएगी, साइड के ऊपर कितना है 3.2 इंटू 16, 3.2 इंटू 16, यानी इस कैसे निकालेंगे, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा भौम जल के ऊपर, भौम जल के ऊपर बालू की मोटाई, ऊपर बालू की मोटाई, ऊपर बालू की मोटाई। ठीक है, बालू की मोटाई इनटू में जो वहां तक की डिस्टेंस हो, प्लस संतृप्त सैचुरेटेड बालू, सैचुरेटेड सैंड, सैचुरेटेड सैंड इनटू गामा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सैंड की मोटाई इनटू गामा सैंड। तो ये हो गया 3.2 इंटू 16। ठीक है, कहाँ से आया, 3.2 इंटू 16 देख लेते हैं कहाँ से आया। तो ये आपका आ गया 3.2, ये वाला, ये आपकी कितनी वैल्यू थी, 3.2 थी, इनटू में जो इसका डेंसिटी था वो कितना हो गया, 16 हो गया। वो कितना हो गया, डेंसिटी कितना हो गया, 16 हो गया। डेंसिटी कितना हो गया, 16 हो गया। और प्लस में आपका हो जाएगा, प्लस में क्या हो गया, संतृप्त यानी सैचुरेटेड सैंड की मोटाई। तो सैचुरेटेड सैंड की मोटाई कितनी दी गई थी, 0.6 मीटर, अभी आपने निकाली 0.6 मीटर इनटू इसकी डेंसिटी कितनी है, 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, और जो सिग्मा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा की वैल्यू आएगी 62.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से जो सिग्मा की वैल्यू आई वो आई 62.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर यहाँ से हम क्या निकालें, पोर वाटर प्रेशर यू निकालें, तो यू क्या है, गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू। तो एच डब्ल्यू की वैल्यू है 0.6, गामा डब्ल्यू की है 10, तो ये हो जाएगा 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। और यहाँ से अगर आप इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, सिग्मा माइनस यू, क्या हो जाएगी, सिग्मा माइनस यू। और सिग्मा माइनस यू यानी सिग्मा की वैल्यू है 62.6 माइनस यू की वैल्यू है 6, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी हो जाएगी 56.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, दूसरा अगर इसका पार्ट देखें, दूसरा पार्ट क्या देखें कि अगर ये आपकी कहाँ पे आ गई, ये आपकी आ गई, ये आपकी आ गई क्ले लेयर तक की। ठीक है, कहाँ तक की आ गई, क्ले लेयर तक की। अब हमें किसके लिए देखना है, अब हमें एट क्ले, एट क्लेस लोअर डेप्थ, जो क्ले की लोअर डेप्थ है वहां तक हमें इसको देखना है। ठीक है, क्ले की जो क्या है लोअर डेप्थ है वहां तक हमें देखना है। तो वहां तक अगर हमें देखना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एच डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एच डब्ल्यू आपका कितना वहां तक है, 0.6 प्लस 3.0, तो ये आपका हो गया 3.6 मीटर, यानी यहाँ पे एच डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 3.6 मीटर। तो यहाँ से अगर यू की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, एच डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू। तो अब जो एच डब्ल्यू की वैल्यू आ गई वो हो गई 3.6 इंटू गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो ये आ गया
36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर यहाँ से टोटल स्ट्रेस निकालें, क्या निकालें? टोटल स्ट्रेस। तो जो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू आएगी सिग्मा की, वो आपकी कितनी हो जाएगी? जो आपके ऊपर फिगर में देखिए, फिगर में कितनी 3.2 इंटू में क्या हो गया 16 हो गया, 3.2 इंटू में क्या हो गया 16 हो गया। कैसे दिखाते हैं देखिए, अभी देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या था 3.2 इंटू 16 हो गया, क्या हो गया 3.2 इंटू 16 हो गया। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 19 हो जाएगा। प्लेन का डेंसिटी कितना है 19 और ये वाली वैल्यू कितनी है 0.6, तो ये हो गया 0.6 इंटू 19। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 0.6 इंटू 19। आइए बात करते हैं आगे 0.6 इंटू 19। ठीक है, तो 3.2 इंटू 16 हो गया, एक तो ये हो गया, क्या हो गया 3.2 इंटू 16 प्लस 0.6 इंटू क्या हो गया 19 हो गया। इसके बाद में क्या बचेगा प्लस 3 बचा और उसकी डेंसिटी कितनी है 21 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो सिग्मा की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 125.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से सिग्मा आ गया, यू आ गया। अगर आपको निकालना हो सिग्मा डैश यानी इफेक्टिव स्ट्रेस, क्या इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश की वैल्यू निकालने तो क्या हो जाएगी सिग्मा माइनस यू, और सिग्मा की वैल्यू है 125.6 माइनस में 4 वाटर प्रेशर 36 हो जाएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो 89.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो यही दोनों हमें क्या करने थे सॉल्व करके निकालने थे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए हम फ्री वीडियोस लाते रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो ऐप है टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी उसको भी डाउनलोड जरूर कर लें। धन्यवाद।